एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था बाय फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने जो इसकी फाइंडिंग थी वो पस सेल से किया था, यानी पस सेल्स में न्यूक्लियाई को सबसे पहले इन्होंने फाइंड किया था और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था, ठीक है। बट लेटर ऑन हमें पता चला कि न्यूक्लिक एसिड एक एसिडिक नेचर का है, सो इसका नाम बाद में अल्टमैन ने चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया था, यानी थोड़ा मॉडिफाई किया था, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है क्या? तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कुछ बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और फिर इस तरीके से ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स देखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड टाइप्स में हम डीएनए को पढ़ते हैं और आरएनए को पढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये बातें हम जानते हैं और इन्हीं दोनों के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। फिर अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं क्या है, तो देखिए, जब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट इन तीनों को कंबाइन करके मैं बोलूंगी तो वो इस एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोलूंगी, ठीक है। अब ये जो अपना नाइट्रोजनस बेस है वो प्लेनर होता है, प्लेनर नेचर का है। और जो हमारा शुगर है वो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। इसी नॉन प्लेनर कैरेक्टर को मैं पकरिंग बोलूंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हम शुगर की बात कर रहे हैं वो मेनली पेंटोस शुगर होने वाली है। पेंटोस शुगर का क्या मतलब है? जो 5 कार्बन की होगी, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा है कि हमारे पास जो है 5 कार्बन की शुगर होगी, तो उसको मैं पेंटोस कार्बन बोलूंगी, यानी पेंटोस शुगर बोलूंगी, ठीक है। जिसमें कि हम राइबोस शुगर को डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और शुगर होते हैं। मतलब जब ये दोनों मॉलिक्यूल है तो मैं इसको बोलूंगी कि ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होता है, तो यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि ये तीनों है, ठीक है। अगर ये तीनों है तो ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं और अगर ये सिर्फ 2 हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब उसके बाद हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखते हैं। कौन सा नाइट्रोजनस बेस? यहाँ पर ये हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मैंने ये बता चुका है कि नाइट्रोजनस बेस कैसा प्लेनर होता है। इसमें प्यूरिन्स पढ़ते हैं हम और पिरिमिडिन्स पढ़ते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं एंड जो पिरिमिडिन है उसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आ जाते हैं, जिसमें कि डीएनए जो है वो डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। अब ये इनके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपके हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर है जिसमें हम एडेनिन और ग्वानिन पढ़ते हैं, ठीक है। और आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें देखिए 2 रिंग है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी नेमिंग कहाँ से होती है? ये वाले नाइट्रोजन से। ये आपका पहला कार्बन हो जाएगा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 7, 8 और 9 इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप पिरिमिडिन्स की बात करेंगे तो देखिए, पिरिमिडिन्स में हम पढ़ते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के बारे में, ठीक है। अगर आप इनके नेमिंग की बात करेंगे तो इनके नेमिंग में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो ये यहाँ पर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये सिंगल रिंग होता है इसमें, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, जब इसकी नेमिंग मैं कर रही हूँ तो ये 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जाता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। यानी सुई जो जो होता है आपकी घड़ी में, जो सुई होती है उसके उल्टी डायरेक्शन में ये रन कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है।
और जो पिरिमिडिन्स हैं उनको देखिए 1 2 3, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज से। ठीक है, तो इसको मैं क्लॉकवाइज बोलूंगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज जो है मूव कर रहा है, मतलब इसकी नेमिंग क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो ये नेमिंग के लिए दिया गया है ताकि आप इसको नेमिंग को क्लियर कर सके। ठीक है, बाकी इन सब का स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको क्या करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन के पास सिंगल होती है। तो आपको बस इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। जैसे कार्बन है, मान लीजिए देखिए ये वाला कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, तो ये 2 कार्बन हो गया, एक यहाँ से ऐड है, एक यहाँ से ऐड है, 1 2 3 4 डन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन का देखिए, तो ये नाइट्रोजन का एक यहाँ से और ये 2 बॉन्ड यहाँ से बने, तो ये 3 वैलेंसी इसकी फुल हो गई। ठीक है, ये हाइड्रोजन को देखिए, तो यहाँ पर ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसका भी वैलेंसी फुलफिल हो गया। तो कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड है, बट इसके अलावा जो है इनकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है और इनका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इनकी नेमिंग की बात करें, तो जो एडेनिन होता है, मैं एडेनिन को क्या बोलूंगी, 6 अमीनो प्यूरिन। क्यों? क्योंकि इसका नंबर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसकी नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू किया है ना, तो ये हो गया पहला, दूसरा, थर्ड, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो देखिए 6th वाले कार्बन पे अमीनो ग्रुप है, तो मैंने बोला 6 अमीनो, और ये प्यूरिन है तो ये हो गया प्यूरिन। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है एंड यू आर डन विद द नेमिंग। ठीक है, अब ग्वानिन का सेम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 अमीनो बोल रहा है, तो इसकी लेबलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए सेकेंड कार्बन में इसके पास अमीनो ग्रुप है, तो ये 2 अमीनो हो गया। 6 वाले कार्बन के पास इसको ऑक्सी ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन है, तो ये 6 ऑक्सी और प्यूरिन है, तो प्यूरिन। इसके अलावा सिर्फ आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये हमारे प्यूरिन्स हो गए। अब पिरिमिडिन्स को देखिए, तो साइटोसिन में 2 ऑक्सी, अब इसका नेमिंग कैसे होगा, तो इसका नेमिंग अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम इसका नेमिंग यहाँ से करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखिए 2 ऑक्सी, 4 अमीनो और पिरिमिडिन। ठीक है, अब थायमिन को देख लीजिए, तो थायमिन का क्या है, कि क्या बोल रहा है, 2 4 डाइऑक्सी, मतलब सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन में दोनों में ही ऑक्सीजन ग्रुप है, तो 2 4 डाइऑक्सी एंड 5 जो ये है 5 कार्बन है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया मिथाइल और पिरिमिडिन, क्योंकि ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो है आपका थायमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि थायमिन के पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, जबकि यूरेसिल के पास कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो गया, 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन, 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग आसान है, न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग पार्ट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और मतलब देख लिया आपने कि कितना इजी भी है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। तो देखिए हमारा पेंटोज शुगर जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है, और इसी नॉन प्लेनर वाले कैरेक्टर को मैं पकरिंग बोलूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम राइबोज शुगर यूज करते हैं। तो देखिए ये वाली शुगर जो है वो आपके आरएनए में होगी, और ये वाली शुगर जो है वो आपके डीएनए में होती है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। डिफरेंस क्या है कि सेकेंड वाले कार्बन पे आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ H है, मतलब O को आपने हटा दिया, तो इसीलिए आप बोल रहे डी ऑक्सी, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये शुगर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर किससे, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड में आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। तो अगर ये तीनों अटैच है, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस शुगर से कैसे बॉन्डेड है, कैसे अटैच है। तो देखिए ये है आपका शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर है, और ये आपका है मतलब बेस है आपका, नाइट्रोजनस बेस है, और बेस में कौन सा, एडेनिन। तो देखिए यहाँ पर शुगर के जो है, राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से
जो आपका एडेनिन है उसके 9th वाले पोजीशन पे एक बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड को मैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलूंगी। ठीक है, सेम वे हम यहाँ पे पिरिमिडिन भी देख लेते हैं। तो पिरिमिडिन में यहाँ थाइमिन है, तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट वाला नाइट्रोजन और इसका फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू आपका जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में कैसे बॉन्डेड होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। अगर मैं इसमें फॉस्फेट ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम देखते हैं कि फॉस्फेट कैसे ऐड है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कि फॉस्फेट कैसे ऐड है। तो देखिए ये शुगर है, ठीक है, ये आई मीन एक मिनट, जस्ट एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और इनके बीच में बीटा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये नाइट्रोजनस मतलब एक ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और दूसरा न्यूक्लियोसाइड ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो ये दोनों कैसे आपस में जुड़ेंगे, बाय फॉस्फेट। ये फॉस्फेट दिख रहा है आपको, तो अब यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो लिंक करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पर फॉस्फेट इस तरीके से दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ता है और ये जो बॉन्ड बनता है यानी लिंकेज क्रिएट होता है, इसको मैं बोलती हूँ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, ये समझ में आया, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो ऐसे करके ये एक पूरा बन गया। ये पूरा अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया क्योंकि इसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों। सेम वे ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर तीसरा बनेगा और ऐसे करके एक लंबी चेन यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक चेन बन गया। ठीक है, ये पूरा एक चेन हो गया। अब दूसरा ये पूरा चेन हो गया, सेम तरीके से बनता है। अब इन दोनों चेन को मुझे आपस में जोड़ना है, तो ये दोनों चेन आपस में कैसे जुड़ेंगे, बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो यूरेसिल है इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पर एडेनिन होगा और वो इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी चेन बन रही होगी। तो क्योंकि डीएनए क्या है आपका, एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और कि एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर और क्या हो रहा है कि ये मेरा एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये आपको पता है और यहाँ पे ये बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है ना, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ये जो एडेनिन अटैच है यानी कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो ये बेस जो है एडेनिन, अगर आप प्यूरिन के टर्म्स में देखेंगे तो प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक ये वाला एक ये वाला। तो प्यूरिन जो है बॉन्ड यहाँ पे बनता है, पर ये जो देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं बल्की ग्रुप। ये क्या है, बल्की ग्रुप है। तो अगर ये बल्की ग्रुप शुगर के जस्ट ऊपर रहता है, ये पूरा एक शुगर है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर रहता है, तो इस तरह के कन्फर्गेशन को मैं सिन बोलती हूँ। और प्यूरिन, प्यूरिन यानी सिन, देखिए यहाँ पर। लेकिन अगर ये बल के ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर है, तो इसको मैं एंटी प्यूरिन बोलूंगी। ठीक है, और जो आपका पिरिमिडीन है उसमें भी आपको सिन और एंटी का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसे, अगर ये जो इस मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो इस डायरेक्शन में है कि आपका जो यहाँ पर शुगर है उससे OH ग्रुप इस तरीके से है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। तो इस वाले जो कंफर्मेशन को मैं सिन कंफर्मेशन बोलूंगी पिरिमिडिन के। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है यानी इस तरीके से, देखिए ये OH इस तरफ है, तो इसको मैं एंटी पिरिमिडिन बोलूंगी। ठीक है, तो जनरली जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो एंटी कंफर्मेशन को ही मतलब सुटेबल होता है, फेवरेबल होता है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो इधर हो सकता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स में आपको सिन कंफर्मेशन भी देखने को मिलता है और एंटी कंफर्मेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है वो एंटी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा अगर बल्कि ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो प्यूरिन आपका सिन और एंटी दोनों कंफर्मेशन शो करता है, लेकिन पिरिमिडिन में मोस्टली आपको एंटी कंफर्मेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेंटोज शुगर।
अब इसके बाद हमने ये इनमें देख लिया कि बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अभी हमने कौन कौन से बॉन्ड देखे, एक तो ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है अपना, जो शुगर और किसके बीच में रहता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में रहता है। दूसरा बॉन्ड हमने देखा फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज, और ये बॉन्ड किसके बीच में रहता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बॉन्ड किसके बीच में है, ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट है और ये शुगर है। तो मतलब शुगर फॉस्फेट शुगर के बीच में है, दो शुगर को ये लिंक कर रहा है, ठीक है। और तीसरा बॉन्ड हमने देख लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो चेन आपस में ज्वाइन हो रही है। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है, तब ये दो स्टैंड आपस में ज्वाइन हो पाते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है कि नोमेनक्लेचर। न्यूक्लियोसाइड बोल रही हूँ, इसका मतलब कि इसके पास नाइट्रोजनस बेस और शुगर है। अगर न्यूक्लियोटाइड बोल रही हूँ, इसका मतलब इसके पास नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना। पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या हो सकता है, आपका आरएनए हो सकता है और आपका डीएनए हो सकता है, यही दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्यूरिन्स में आता है आपका एडेनिन, प्यूरिन्स में आता है आपका ग्वानिन, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो मैं इसको बोलूंगी एडिनोसिन। कब बोलूंगी, जब ये आरएनए का होगा। और डीऑक्सी एडिनोसिन बोलूंगी क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है सेकंड कार्बन में, इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। लेकिन यही स्ट्रक्चर को मैं एडिनाइलेट और डीऑक्सी एडिनाइलेट बोलूंगी जब मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही होंगी, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन का मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर आ गए। ट्राइफॉस्फेट, अब क्या है, तीन फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो सिर्फ फॉस्फेट है। अब ये एटीपी को मैं पूरा क्या बोल सकती हूँ, एडिनाइलेट, ठीक है। ग्वानिन ग्वानोसिन बोलूंगी, ग्वानाइलेट बोलूंगी जब न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। और डीऑक्सी लगा देना है जब आप डीएनए की बात करो। पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरिसिल की बात करेंगे, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोसाइड होगा तो साइटिडिन बोलूंगी, और जब डीएनए में डीऑक्सीसाइटिडिन बोलूंगी। और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो साइटिडाइलेट और डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, क्लियर। ऐसे ही आपको थाइमिन में देखना है, थाइमिन में थाइमिडिन हो गया या डीऑक्सीथाइमिडिन। अब देखिए इसको आप थाइमिडिन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है। तो आपने अगर इसको सिर्फ थाइमिडिन भी बोला तो इसका मतलब कि आप डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए में तो थाइमिन होगा नहीं। सेम वे यूरिडिन बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर इसका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म देखोगे तो थाइमिडाइलेट और डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, ठीक है। और यहाँ पर यूरिडाइलेट, ठीक है। तो ये हो गए कि जब न्यूक्लियोसाइड होगा तो ये नोमेनक्लेचर होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी देख लिया। तो आज की वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड के कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किए, जो बेसिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप वीडियो में नए हैं, मतलब आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप इसे जरूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं एक और ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।